हेलो एवरीवन। हम अपने पी ब्लॉक चैप्टर का नया टॉपिक करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप 16 सल्फर एटम। सल्फर के मॉलिक्यूल्स, उसकी अक्रेंस, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में आज हम इस बारे में बात करेंगे। सल्फर की अगर एक अक्रेंस देखें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अर्थ में सल्फर की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों सिर्फ 0.03 to 0.1% है। लेकिन अगर हम नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस देखें तो ये किस किस फॉर्म में मिलता है। नेचर में ये दो तरीके से मिलेगा आपको, या तो ये फ्री स्टेट में मिलेगा या फिर ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। राइट। फ्री स्टेट में अगर आपको ये मिलेगा तो कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन वॉल्केनिक रीजन। यानी कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो प्योर सल्फर फ्री फॉर्म में, यानी कि एज एन S8 मॉलिक्यूल, रोम्बिक या मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म में आपको मिलेगा। और इंडिया में इट हैज़ बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। वो भी कहाँ पे? ज्वालामुखी। इस एरिया में, ज्वालामुखी एरिया के अंदर आपको वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, जिस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन में मिलता है वैसे ही इंडिया में ये ज्वालामुखी में हमें दिखाई पड़ती है इन फ्री स्टेट। दूसरी चीज़, अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखें तो कंबाइंड स्टेट में ये दो ही फॉर्म में मिलता है, या तो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा आपको या फिर आपको सल्फेट फॉर्म में मिलता है। इसके दो ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या फिर H2S की फॉर्म में स्पेसिफिकली मिलता है। एंड दिस इज फाउंड इन नेचुरल गैस ऑल्सो और क्रूड ऑयल के अंदर आपको सल्फर की एग्जिस्टेंस मिलेगी। अब सल्फाइड या सल्फेट ओर्स की फॉर्म में मिलेगा। हम इसकी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों सल्फर की, ये हम दो तरह के, दो जगहों से करेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब है व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स ओर। तो वो कहाँ कहाँ से होगा? एक है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ सल्फर। और इसको जब हम निकालते हैं तो इसकी एक्सट्रैक्शन हम करते हैं फ्रेश प्रोसेस से। फ्रेश प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर। यहाँ सिर्फ ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि सल्फर की अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं? फ्रॉम, बाय द यूजिंग फ्रेश प्रोसेस। और दूसरा है फ्रॉम नेचुरल गैस। जैसे हमने भी बात की कि नेचुरली कंबाइंड फॉर्म में, या तो नेचुरल गैस फॉर्म में या क्रूड ऑयल में हमें मिलती है, तो हम वहाँ से इसकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। सल्फर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे पहली चीज़ है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपको मिलती हैं बच्चों। पहली है आपकी रोम्बिक, जिसे कि हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं। दूसरी है आपकी क्रिस्टलाइन यानी कि मोनोक्लिनिक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा सल्फर। थर्ड फॉर्म इसकी आप है डेल्टा सल्फर, और ये डेल्टा सल्फर जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिक सल्फर। सिमिलरली हम कुछ सिंथेटिक सल्फर भी देखते हैं, सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी देखते हैं। दिस इज लाइक साइक्लोसल्फर, विच इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज S6। और इसी सल्फर को हम एक नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एज एंजल्स सल्फर, या ई सल्फर के नाम से इसको कहा जाता है। सो अगर हमें कोई पूछता है कि इसकी नेचुरल फॉर्म्स या नेचुरल एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन सी हैं, सो दीज 3 विच इज़ द अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। और अगर सिंथेटिक सल्फर देखें तो इट इज़ द एंजल सल्फर। इसके अलावा जो आपकी सल्फर रहती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। अगर हम देखें सल्फर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी S2 की फॉर्म में मिलेगा तो इट विल बी ओनली एट 1000 केल्विन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट इज़ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक माने अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो सो इट इज़ गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फील्ड, सो इट हैज़ अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि इन तीनों से अब हमें ध्यान में ये रखना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सल्फर की, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दीज टाइप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स।
तो अब हम इसके बारे में अलग अलग से जानेंगे कि रोम्बिक सल्फर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेल्टा का क्या है, मोनोक्लिनिक का क्या है और एंजल्स का क्या है। एंजल्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो हम यहीं पर उसको समराइज़ कर लेते हैं कि एंजल का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ चेयर लाइक। सिंपल यही कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको याद रहे सल्फर के 6 एटम्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं एज इफ देयर इज अ चेयर। दिस इज द चेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। इसके अंदर जो इसकी सल्फर सल्फर बॉन्ड है इट इज 205.7 पिकोमीटर and the angle between the sulfur molecules or sulfur atoms is 102.2 degrees। इतनी सी बात इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है एंजल सल्फर के बारे में, क्योंकि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर्स, इसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में जानना है। इसमें अगर हमें कोई पूछता है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, the commonest and the most stable form and most stable form of sulfur is rhombic या फिर अल्फा सल्फर। इसीलिए हर तरह का एलोट्रोपिक फॉर्म अल्टीमेटली अल्फा सल्फर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। मोस्टली हमें जब बात करनी है तो हम लोग अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की ज़्यादा बात करेंगे, तो इसीलिए इन्हीं दोनों को सबसे पहले देख लेते हैं। वी कैन हैव अ कंपैरेटिव स्टडी अबाउट दीज टू सल्फर्स। अल्फा सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। ये हमने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ते हुए भी देखा था, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो हमने यही बात की थी कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ दीज टू टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से समझ में आ गया, बोथ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बोथ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमने पहले ही देख लिया है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो अगर रोम्बिक की देखें इट इज फॉर्म्ड बाय स्लोली evaporating the solution of roll sulfur in कार्बन डाइसल्फाइड। यानी कि आप सल्फर लेते हैं रोम्बिक, या यूँ कहीं जहाँ से भी आपको ये ओर मिला, रोल सल्फर का मतलब है क्रूड सल्फर, यानी कि जहाँ से भी आपको मिली हमने उसको कार्बन डाइसल्फाइड में ऐड किया, उसको धीरे धीरे इवेपोरेट किया, यानी कि ग्रेजुअली और धीरे धीरे इवेपोरेट किया एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो सल्फर आपको मिलेगा उसमें बॉन्डिंग कैसी बन जाएगी, दैट विल बी लाइक एन अल्फा सल्फर। लेकिन अगर हम बीटा सल्फर की बात करें तो बीटा सल्फर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अल्फा सल्फर। हम अल्फा सल्फर को पहले मेल्ट करते हैं इन अ डिश एंड फिर उसे हम ठंडा करते हैं एंड कूलिंग टिल अ क्रस्ट इज फॉर्म्ड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने दूध को बॉईल किया और फिर उसे ठंडा किया तब तक जब तक उसके ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाए, बस बिल्कुल वैसे ही हमने अल्फा सल्फर को गर्म किया, मेल्ट किया और उसके बाद उसको ठंडा होने दिया ताकि उसके ऊपर क्रस्ट फॉर्म हो जाए। वो जो क्रस्ट उसके ऊपर फॉर्म होगी दैट विल बी बीटा सल्फर। उसका स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं बच्चों उसके, ठीक है, इसीलिए इसी को अल्फा बीटा सल्फर बोल देते हैं। हमें मालूम है दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दोनों में आप देखेंगे यूनिट सेल के अंदर दोनों पैरामीटर्स में चेंजेस आ जाते हैं, अल्फा बीटा गामा यानी कि एंगल्स एज वेल एज एज में, ठीक है। नाउ अगर हम इसके क्रस्ट देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये क्रस्ट बन गई। नाउ 2 holes are made in the crust एंड उसके बाद जो रिमेनिंग उसके अंदर लिक्विड रह गया है एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट। हमें सिर्फ उस मलाई से मतलब है, हमें
उसके अंदर दूध से कोई वास्ता नहीं है। सो हमें सिर्फ उस क्रस्ट से मतलब है, उसके अंदर जो लिक्विड या मेल्टेड सल्फर है दैट इज़ ऑफ नो गुड यूज टू मी। ठीक है जी। तो जो क्रस्ट आपके पास बनती है दैट क्रस्ट इज़ लाइक अ नीडल शेप, बहुत पतली पॉइंटेड आपको अल्फा सल्फर की क्रस्ट मिलेगी। ठीक है जी। नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कैन बी सेड एज डेंसिटी। सो द डेंसिटी ऑफ अल्फा रोम्बिक सल्फर इज 2.06, लेकिन इसकी डेंसिटी कैसी हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बीटा सल्फर कैसी है, 1.98 gram per centimeter cube. We look at the melting point. Melting point is 385.8 Kelvin for alpha rhombic, लेकिन इसका melting point आप देखेंगे it has gone higher. Again melting point किस पे depend करता है, bonding पे, how the structure is organized. If it is more organized it will have higher melting point, if it is less organized it will have lower melting point, right? नंबर 5 अगर हम देखें इसका कलर कैसा है, इट इज ब्राइट येलो इन कलर, लेकिन आपका बीटा रोम्बिक जो है इट इज डल येलो, गंदा सा मटमैला सा आपको दिखाई देगा। नंबर 6 इट इज रेडिली सॉल्यूबल, कौन बोला, अल्फा सल्फर, इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है, हमने कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो रहा है तो इट हैज़ अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू कार्बन डाइसल्फाइड, और पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पोलर। सो इट इज़ लिटिल बट इट इज़ लिटिल सॉल्यूबल, इट इज़ लिटिल सॉल्यूबल इन बेंजीन, अल्कोहल और ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी कम डिसॉल्व हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइसल्फाइड में ही ये डिसॉल्व होता है। लेकिन अगर हम बीटा सल्फर की बात करें तो इट इज़ सॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड इट इज़ ऑल्सो इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, it is most stable form of sulfur at room temperature, लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे it is going to change its structure and all other forms change to this form on standing। माने स्टेबल होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेस एनर्जी। सो इसीलिए जितने भी अदर टाइप के आपके सल्फर्स हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, दे वांट टू गेट इनटू द मोस्ट स्टेबल फॉर्म दैट इज द अल्फा फॉर्म। सो बीटा सल्फर विल कन्वर्ट्स टू अल्फा सल्फर ऑन स्टैंडिंग being most stable form। हमने पहले ही कहा है कि अल्फा सल्फर जो है बहुत स्टेबल होता है, इसलिए वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है ऑक्टाहेड्रल, इट हैज़ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल विद पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर क्या है, सल्फर 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 एंड सल्फर, क्राउन जैसा, सल्फर 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 एंड सल्फर। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारी बॉन्ड लेंथ कितनी है, सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ है 212 पिकोमीटर एंड द एंगल बिटवीन सल्फर एंड सल्फर इज 107 डिग्री। अब आप देखेंगे जो बीटा सल्फर है उसका कैसा है, दिस ऑल्सो हैज पकड़ स्ट्रक्चर बट with
डिफरेंट सिमिट्री। अब सिमिट्री से आपको ध्यान आ जाना चाहिए, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की है, इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट सिमिट्री ऑप्टिकली, इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है ये भी एक मॉलिक्यूल S8 का बनाता है, ये भी S8 का ही मॉलिक्यूल है, बट अल्फा सल्फर के जो बॉन्ड्स हैं दैट इज़ मोर स्टेबल दैन एनी अदर फॉर्म। 9th पॉइंट आप कॉमन समझ सकते हैं, सबके लिए है, जिसमें हम कहते हैं कि जो अल्फा है इट इज़ स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, लेकिन it is stable above this temperature, स्टेबल अबव दिस टेम्परेचर क्या है, कौन सा टेम्परेचर, 369 केल्विन के ऊपर। अबव अगर हम कहें अबव 369 केल्विन आपके पास स्टेबल फॉर्म मिलती है विच इज बीटा सल्फर, और 369 केल्विन से नीचे आपको क्या मिलेगा, बिलो दिस अल्फा सल्फर इज स्टेबल, ये तो हमें मालूम ही है। तो यानी कि 369 से ऊपर हो जाए तो बीटा सल्फर स्टेबल होगा, 369 से नीचे चले जाएं तो अल्फा स्टेबल हो जाएगा। तो ये 369 का मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि दोनों फॉर्म्स के बीच में चेंजेस कहाँ होंगे, 369 केल्विन के ऊपर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा लास्ट टॉप पॉइंट था सल्फर में जो एलोट्रॉप है इसका नेचुरल एलोट्रॉप है विच इज़ दी डेल्टा सल्फर, और उसे हम क्या कहते थे, प्लास्टिक सल्फर। अब इस प्लास्टिक सल्फर की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। अगर ये सुपर कूल्ड लिक्विड है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट क्रिस्टलाइन, इट इज़ गोइंग टू बी द अमॉर्फस सॉलिड। अगर ये अमॉर्फस सॉलिड है तो इसका कोई भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज़ 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज इट इज़ इनसॉल्युबल, it is insoluble in carbon disulfide. Next thing, it harden on standing and change to alpha sulfur, जैसा कि हमने पहले भी बताया है अल्फा सल्फर में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज अल्फा सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड बाय pouring molten sulfur into cold water। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, सल्फर को गीला किया और उसके बाद उसको ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में डालने से क्या होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड बन जाएगा, एंड व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट and elastic, it is formed by pouring molten sulfur into cold water, and when soft and elastic matter or mass is formed it is called plastic sulfur or delta sulfur, but it hardens on standing and change to alpha sulfur. So these are the properties of plastic sulfur or the delta sulfur. सल्फर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसके कंपाउंड्स देखेंगे जो काम हमारे को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सो इसके हम दो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, बेसिकली SO2 एंड H2SO4, और एक तीसरा हम पढ़ेंगे इसका ऑक्सो एसिड्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें करने वाली नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को। अब सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4।
sulfur dioxide is a toxic and colorless gas. Sulfur dioxide has a pungent and suffocating odor. बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल होती है इसकी. एट द सेम टाइम इट इज़ हैवियर देन एयर. अगर एयर से हैवी होगी सो व्हाट विल हैपन, it can stay in our atmosphere just like ozone. क्वांटिटी कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लेकिन इट कैन स्टे इन. नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर dissolves 8 वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इस टेम्परेचर के ऊपर यानी कि 273 केल्विन के ऊपर 1 वॉल्यूम पानी का हो तो उसमें 8 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है. ठीक, इट इज़ दैट सॉल्युबल. नेक्स्ट आप देखेंगे, इट इज़ easily liquefied at room temperature. बहुत आसानी से इसको लिक्विफाई किया जा सकता है एट रूम टेम्परेचर एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर. यानी कि बहुत ही कम प्रेशर देने की ज़रूरत है हमें एंड इट कैन लिक्विफाई. तो अब ज़रा थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम चलते हैं, जहाँ हमने देखा था कब होता है जब गैसेस बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं. तभी होता है जब उसके अंदर आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा हो, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर. अगर ज़्यादा होंगी तो जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगी. सो वी कैन easily say that the force of attraction between the sulfur dioxide molecules itself is high. Next आप देखेंगे, liquid SO2 is a colorless liquid that boils at 263 Kelvin and freezes at 197.5 Kelvin. Also, जब ये फ्रीज कर जाती है तो it appears as white snow like mass. Right? An important point, it is a good solvent for sulfur itself, phosphorus, आयोडीन, इन जैसे कंपाउंड्स के साथ ये रेडली सॉल्युबल हो जाती है. इनके लिए अच्छा सॉल्वेंट का काम करती है, यानी कि इट कैन डिसॉल्व ऑल दिस एलिमेंट्स इनटू इटसेल्फ. इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है? हाउ कैन वी प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड? देखिए, इसको हम कई तरीके से बनाते हैं. अगर नेचर में देखें तो नेचर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनती है? सल्फर इज प्रेजेंट इन नेचर, ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होगी, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, बट इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट. इट इज़ नॉट दैट स्टेबल दैन सल्फर डाइऑक्साइड, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलती है हमें. सो मेजर प्रोडक्ट अगर सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी. ठीक है. दूसरी चीज़ आती है इन लैब. लैब में इसको हम 2 तरीके से बनाते हैं. पहला क्या है? सल्फेट से, और दूसरा क्या है? कॉपर टर्निंग्स के साथ. इसकी अगर हम रिएक्शन कॉपर की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट इज गोइंग टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ओके. सेकेंड थिंग, अगर सल्फेट्स हैं, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करनी पड़ेगी तो आपको क्या मिलेगा? SO2 गैस. देखिए, यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा. कॉपर जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर. तो हमें लगता है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस इट. ठीक है.
लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो रही है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा एजेंट होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि वाटर विल बी लॉस्ट, पानी निकलेगा, SO2 गैस निकलेगी और आपको कॉपर का एक ऑक्साइड मिलेगा। देखिए 2 सेल ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, 2 और 1 3, H2 है, H2 हो गया, सल्फर एक, कॉपर के साथ क्या बनेगा आपका, एक कॉपर ऑक्साइड बन के आएगा। ठीक है जी। सो रिमेंबर दिस रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है कि कॉपर की रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, मेक श्योर यू रिमेंबर इट इज SO2 गैस की मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मेशन या प्रेपरेशन का तरीका है जिसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर रहे हैं। लेकिन यही रिएक्शन अगर आपको डाइल्यूट के साथ आ जाए देन यू कैन से नो रिएक्शन, क्योंकि ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर की नेटिव स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका मतलब इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। सल्फेट्स के केस में अगर हम H2SO4 की रिएक्शन करते हैं तो भी आपको SO2 गैस मिलती है। अब देखिए कैसे, यहाँ कॉपर की SO4 बनेगा, ओके, this is not going to form oxide, it is going to form H2SO4 and you will have 2 moles of H2SO4, so 2 moles of water will be liberated। ठीक है, we can do the balancing anyway, I understand। अच्छा, अब हम इसकी बात करें अगर from sulfides not sulfate, sorry it is sulfide, सल्फाइड के साथ कैसी रिएक्शन होगी, देखिए Na2SO3 ले लिया हमने, सोडियम सल्फाइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करवाई विच इज़ डाइल्यूट, करेक्ट। अब आपको मालूम है सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस, सोडियम इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो आपको क्या मिल जाएगा Na2SO4 मिलेगा, Na2SO4 मिल जाएगा, प्लस it is going to give you water and you will get SO2 gas will be liberated। so अगर सल्फाइड की रिएक्शन देखें H2SO4 के साथ आपको Na2SO4 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर सल्फेट के साथ हो जाए, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, SO2 गैस विल बी लिबरेटेड। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दीज आर द लैब मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियली अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें हाई कॉन्सेंट अमाउंट चाहिए प्रोडक्शन के लिए, सो वी डू रोस्टिंग। आपको याद होगा मेटलर्जी में क्लास 10 में भी पढ़ा है आपने, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। कौन से हैं, मेटल सल्फाइड ओर्स। कोई भी और याद कर लीजिए, ZnS याद करिए, जब आपने इसकी रोस्टिंग की है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलेगा, ZnO मिलेगा और आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। ZnO मिलेगा और आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। इसकी आप बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखेंगे Zn1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन हमने कहा है 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो एक यहाँ जाएगा आपका जिंक डबल हो जाएगी, SO2 ट्वाइस हो जाएगा, 2 to 4 and 2 6 हो गया, 2 जिंक 2 सल्फर, सो इट इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली वी कैन टेक आयरन सल्फाइड की रिएक्शन, देखिए आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे, आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड। बैलेंसिंग आई एम श्योर यू कैन डू इट, इफ़ यू वांट आई कैन डू दैट फॉर यू। 2 आयरन है तो इट विल बी 2 आयरन, आयरन बैलेंस हो गया। लेट अस लुक एट द नॉन मेटल, सल्फर 2 है, यहाँ 1 है, सो आई कैन पुट 2 ओवर हेयर, ओके 2 सल्फर हो गए। नाउ 3 and 4 7 ऑक्सीजन, सो आई नीड 7 ऑक्सीजन, 7/2 करेंगे, डू नॉट वांट दिस फ्रैक्शन, सो आई विल मल्टीप्लाई whole reaction with 2, so I'll get 4 over here, 7 over here, 2 and 4, so this is going to be the balancing in case of FeS reacts with oxygen, right। यहाँ से जो आपको गैस मिलती है, that gas is dried and stored
under pressure in the steel containers. अंडर प्रेशर इसको क्यों रखा जा रहा है? सो दैट वी कैन लिक्विफाई इट, बिकॉज अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट, इट इज़ अ रिएक्टिव गैस. और स्टील के कंटेनर में इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी ऑफ द मेटल बिकॉज स्टील इज़ एन अलॉय, ठीक, विच इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट. इसीलिए इसको स्टील के गैस कंटेनर्स में हम स्टोर कर लेते हैं. विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन प्लीज़ आप इन रिएक्शंस को समझिएगा, कोई डाउट हो तो उसको पूछिएगा, एंड एन्जॉय योर स्टडीज. टेक केयर.